गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा चैप्टर है लेसन नंबर 18। संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया धनराज। धनराज पिल्ले एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का नाम है। हॉकी में उनका नाम जाना जाता है। उन्हीं के बारे में ये लेसन है। जब वो किसी मीडिया वाले को अपना इंटरव्यू दे रहे हैं तो वो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं और वो क्या आंसर दे रहे हैं, इस लेसन में यही बताया गया है। तुनक मिजाज का मतलब होता है चिड़चिड़ा। उनके स्वभाव में उन्होंने ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे संघर्ष किए, उन्होंने बहुत कुछ देखा जिससे उनका स्वभाव थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो गया था। तो तुनक मिजाज का मतलब है चिड़चिड़ा हो जाना। तो संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया, ये लेसन का नाम है। स्टार्ट करते हैं लेसन। हॉकी के प्रसिद्ध विख्यात खिलाड़ी धनराज पिल्ले जब 35 यानी 35 ईयर्स के हो गए, उनका एक साक्षात्कार यानी उनका एक इंटरव्यू, साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू विनीता पांडे ने लिया था। इस साक्षात्कार का संपादित कुछ हिस्सा यहाँ दिया जा रहा है। विनीता पूछती हैं उनसे, खिड़की पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरा नंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफ़र बहुत लंबा रहा और कष्ट साध्य, बहुत ही परेशानी वाला रहा। उस सफ़र के बारे में कुछ बताइए। वो उनसे क्वेश्चन पूछ रही है। तो अब धनराज पिल्ले बोल रहे हैं, बचपन मुश्किलों से भरा रहा, हम बहुत गरीब थे, मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे, उन्हीं के चलते मुझे भी उसका शौक़ हुआ। पर हॉकी स्टिक, जिससे हॉकी खेलते हैं उसको बोलते हैं हॉकी स्टिक, खरीदने तक की हैसियत मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था, पैसा नहीं था कि मैं हॉकी स्टिक खरीद सकूं, इसलिए अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर काम चलाता था। वह मुझे तभी मिलती जब वह खेल चुके होते थे। इसके लिए बहुत धैर्य पेशेंस के साथ अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता था। मुझे अपनी पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया था। उसने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दी थी। वह नई तो नहीं थी, लेकिन मेरे लिए तो बहुत कीमती थी क्योंकि वह मेरी अपनी थी। मैंने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली। तब मैं सिर्फ 16 साल का था। देखने में दुबला पतला और छोटे बच्चों जैसा मेरा चेहरा था। अपनी दुबली कदकाठी यानी अपना दुबला पतला शरीर होने के बावजूद मेरा दबदबा था कि कोई मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। मैं बहुत जुझारू यानी संघर्षों के साथ काम करने वाला, मैदान में भी और मैदान से बाहर भी, जीवन में भी उसने बहुत सारे संघर्ष किए थे। 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया और मैं बोरिया बिस्तर बांधकर मुंबई चला गया। बोरिया बिस्तर बांधना मतलब सब कुछ साथ में लेकर के। उस साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला। हमने खूब धूम मचाई। इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जागी कि मुझे ओलंपिक के लिए नेशनल कैंप से बुलावा ज़रूर आएगा, पर नहीं आया। मेरा नाम 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में नहीं था। बड़ी मायूसी, बड़ा दुख हुआ, मगर एक साल बाद ही ऑलविन एशिया कप के कैंप में के लिए मुझे चुन लिया गया था। तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, मैं काम करता गया। विनीता ने पूछा, आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा? आपने स्कूल के दिनों से आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी हैं, ये बताइए। तो धनराज पिल्ले बोलते हैं, मैं पढ़ने में एकदम फिसड्डी था, बेकार था। किसी तरह 10वीं तक पहुंचा, मगर उसके आगे तो मामला बहुत ही कठिन था। एक बात कहूँ, अगर मैं हॉकी खिलाड़ी न होता तो शायद एक चपरासी की नौकरी भी मुझे न मिलती। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स तो नहीं हूँ, पर मुझे गर्व से मैं कह सकता हूँ कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ। हंसते हुए बोलते हैं, और मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी भी कह सकते हैं। विनीता पूछती हैं, आप इतने तुनक मिजाज क्यों हैं, इतने चिड़चिड़े क्यों हैं? कभी कभी आप आक्रामक लड़ाई झगड़े भी कर लेते हैं हॉकी में। धनराज पिल्ले बोलते हैं, इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है। मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत ही असुरक्षित सा महसूस करता हूँ। मैंने अपनी माँ को देखा है, उन्हें हमारे पालन पोषण में कितना संघर्ष करना पड़ा है। मेरी तुनक मिजाजी के पीछे कई वजह हैं।
लेकिन मैं बिना लाग लपेट के वाला आदमी हूँ। मैं किसी से ज़्यादा वो नहीं रखता, लाग लपेट नहीं रखता। मन में जो आता है सीधे सीधे कह डालता हूँ और बाद में कई बार पछताता भी हूँ। मुझे अपना गुस्सा रोकना नहीं आता। दूसरे लोगों को भी मुझे उकसाने में मज़ा आता है। मुझे ज़िंदगी में हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए जूझना, संघर्ष करना पड़ा है, जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ। साथ ही साथ मैं बहुत ही भावुक इंसान भी हूँ। मैं किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकता। मैं अपने दोस्तों और अपने परिवार की बहुत कद्र करता हूँ, उनका बहुत सम्मान करता हूँ। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने में भी कोई शर्म महसूस नहीं होती। विनीता पूछती हैं, आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है, क्या इम्पोर्टेंस है? धनराज बोलते हैं, सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली। उन्होंने हम सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की। मैं उनके सबसे नज़दीक हूँ। मैं चाहे भारत में रहूँ या विदेश में, रोज़ रात में सोने से पहले माँ से ज़रूर बात करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी है। मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता भी मेरे लिए माँ की तरह है और वह भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है। विनीता पूछती है, आपने सबसे पहले कृत्रिम घास एस्ट्रोटर्फ पर हॉकी कब खेली? मैंने सबसे पहले कृत्रिम घास तब देखी जब राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने 1988 में नई दिल्ली आया। मुझे याद है कि किस तरह सौम्या और जोक्विम कार्वल्हो मुझे एक कोने में ले जाकर कृत्रिम घास पर खेलने के लिए गुण सिखा रहे थे और जब वे बताने में लगे हुए थे, मैं झुक झुक कर उस मैदान को छू रहा था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विज्ञान इस कदर तरक्की कर सकता है जिससे कृत्रिम घास तक उगाई जा सकती है। कृत्रिम यानी बनावटी, आर्टिफिशियल। विनीता पूछती है, हर युवक का एक सपना होता है कि उसके पास एक कार हो। आपके पास अपनी पहली कार कब आई? धनराज बोलते हैं, मेरी पहली कार एक सेकंड हैंड अरमाडा थी जो मुझे मेरे पहले के एम्प्लॉयर ने दी थी। तब तक मैं काफ़ी नामी खिलाड़ी बन चुका था। मगर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि शोहरत पैसा साथ लेकर आए। मतलब अगर अपना नाम हो तो ज़रूरी नहीं पैसा है। तो मैं तब भी मुंबई की लोकल ट्रेनों और बसों में सफ़र करता था क्योंकि टैक्सी में चढ़ने की मेरी हैसियत औकात नहीं थी। मुझे याद है एक बार किसी फोटोग्राफर ने एक भीड़ से भरे रेलवे स्टेशन पर मेरी तस्वीर खींचकर अगली सुबह अखबार में एक खबर छाप दी कि हॉकी का सितारा पिल्ले अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफ़र करता है। उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं एक मशहूर चेहरा बन चुका हूँ और मुझे लोकल ट्रेनों में सफ़र करने से बचना चाहिए। लेकिन मैं कर ही क्या सकता था। मैं जो भी था थोड़ा बहुत कमाता, उससे अपना परिवार चलाना पड़ता था। धीरे धीरे पैसे जमा करके बहन की शादी की और अपनी माँ के लिए हर महीने पुणे पैसे भेजना शुरू किया। आज मेरे पास एक फोर्ड आइकॉन है जिसे मैंने 2000 में खरीदा था, सन 2000 में खरीदा था। मगर वह किसी कॉरपोरेट हाउस का दिया हुआ यानी किसी बड़े आदमी का दिया हुआ तोहफा नहीं थी, बल्कि मेरी मेहनत की कमाई से खरीदी हुई कार है। विनीता पूछती है, सफलता का आपके लिए क्या महत्व है? हॉकी को आपने इतना कुछ दिया, इसके बदले आपको क्या मिला? धनराज बोलते, कुछ रुपए इनाम में मिले थे, मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है उसके मुकाबले में पहले कुछ नहीं मिलता था। मेरी पहली जिम्मेदारी थी परिवार में आर्थिक तंगी को दूर करना और उन सबको एक बेहतरीन जिंदगी देना। विदेश में जाकर खेलने से जो कमाई हुई उससे मैंने 1994 में पुणे के भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। घर छोटा जरूर है पर हम सबके लिए काफ़ी है। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवई में एक फ्लैट दिया। वह ऐसा घर है जिसे खरीदने की मेरी खुद की हैसियत नहीं हो पाती। विनीता पूछती है, सेलिब्रिटीज़ के साथ एक ही मंच पर बैठना कैसा लगता है? धनराज बोलते हैं, बहुत अच्छा। जब हम राष्ट्रपति से मिले तब ये महसूस हुआ कि हम कितने खास हैं। हॉकी ही है जिसे चलते हम हर जगह हमें प्रतिष्ठा मिली है। इस तरह से लेसन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन आंसर देखते हैं इसके। साक्षात्कार पढ़कर आपके मन में धनराज पिल्ले की कैसी भावना, कैसी छवि उभरती है, वर्णन कीजिए।
तो साक्षात्कार देख करके, पढ़ करके हमारे मन में धनराज पिल्ले की सरल, बिल्कुल स्पष्ट और भावुक छवि नज़र आती है कि वह घर के संघर्षों के साथ, आर्थिक तंगी के साथ चलते हुए भी उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी सफलताएं प्राप्त की। धनराज पिल्ले ने जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक की यात्रा तय की। लगभग 100 शब्दों में इस सफ़र का वर्णन कीजिए। धनराज पिल्ले एक सामान्य परिवार से संबंध रखते थे। उनके पास खेलने के लिए स्टिक भी नहीं थी, तो उन्हें दूसरों से उधार मांगनी पड़ती थी। धीरे धीरे उनके भाई ने उनको एक स्टिक दी, जो उन्हें बहुत ही उसमें गर्व महसूस हुआ कि उनके पास अपनी एक स्टिक है। इस तरह से उन्होंने अपनी आर्थिक तंगी में अपना जीवन व्यतीत किया। जमीन से उठ कर के और आसमान तक का सितारा बनने का उनका ये सफ़र बहुत ही स्पेशल, बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। इस तरह से मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी है। धनराज पिल्ले की इस बात का क्या अर्थ है? धनराज पिल्ले को उनकी माँ ने एक बहुत ही अच्छी सीख दी थी कि उन्हें कभी भी घमंड नहीं करना है, चाहे उन्हें कितनी भी सफलता मिल जाए। तो इस बात को वो अहमियत देते हुए उन्होंने कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करा, क्योंकि घमंड ही व्यक्ति के पतन का कारण बनता है। ये वाला नहीं करेंगे हम। नेक्स्ट है, किन विशेषताओं के कारण हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है? हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है क्योंकि हॉकी हर जगह, हर प्रदेश में खेली जाती है और 1928 से 55 तक हमें हॉकी के नाम पे 6 स्वर्ण पदक मिले थे, जो हमारे लिए बहुत बड़ी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इस तरह से हॉकी को राष्ट्रीय खेल माना जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट नहीं है। यह कोई जरूरी नहीं कि शोहरत पैसा ही साथ लेकर आए। क्या आप धनराज पिल्ले की इस बात से सहमत हैं? अपने अनुभव और बड़ों से बातचीत के आधार पर लिखिए। तो यह कोई ज़रूरी नहीं कि शोहरत पैसा साथ में लेके आए, ये बिल्कुल हम इस बात से सहमत है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे साहित्यकार, रंगकर्मी, बहुत सारे संगीतकार हैं जिनको शोहरत तो मिली है लेकिन उस हिसाब से उन्हें पैसा नहीं मिला। तो इसी बात पे जो धनराज पिल्ले हैं वो इस चीज़ पे सहमत है कि उन्हें भी शोहरत तो खूब मिली लेकिन उन्हें पैसा उस तरह से नहीं मिला। इस तरह से ये हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं।